हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लासेज में। आज अपने भारतीय भूगोल का वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक भारत की मिट्टियाँ, जो मैं आपको A to Z आपको करा दूंगा और साथ साथ में मैं 100 क्वेश्चन भी लाया हूँ, जिससे अगर आपका पूरी तरह से टॉपिक कवर भी हो जाएगा। यदि आपको PDF चाहिए तब मैंने आपको नीचे लिंक दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर भी सकते हो। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसा कंटेंट लाते रहते हैं और आगे भी लाते ही रहेंगे। अब चलते अपने क्लास की ओर। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। आप ये देख रहे हो, लाल, पीली, हरी, नीली, जो भी है ना, वो मैं आपको इस वीडियो में संपूर्ण रूप से आपको करा दूंगा। उससे पहले अपन ये जान लेते हैं कि भारत की मिट्टियों से कितने प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो तो पहले जान लेते हैं ना। ये मुख्यतः दो ही प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला हो जाएगा क्षेत्र, यानी कौन सी मिट्टी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, इससे अगर यही पहला क्वेश्चन आपसे बनता है। और दूसरा क्वेश्चन हो जाता है उस मिट्टी की क्या क्या विशेषता है, ये आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैं आपको A to Z आपको इस वीडियो में करा दूंगा। और साथ साथ में मैं आपको 100 क्वेश्चन में कराऊंगा, और ये वह 100 क्वेश्चन है जो हर बार आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। और मैं आपको दावे के साथ आपको कह रहा हूँ, ये आपने वीडियो पूरा देख लिया ना दोस्तों, तब आपका भारत की मिट्टियों से किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का कोई शंका, कुछ भी नहीं रहेगा और पूरी तरह से आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। यदि आपको PDF चाहिए तब मैंने आपको नीचे लिंक दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर भी सकते हो। प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ 10 लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। अब चलते हैं अपने भारत की मिट्टी की तरफ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। ये तो पहले जान लेते हैं ना। ये मुख्यतः 8 ही प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। अब वो 8 प्रकार की कौन सी मिट्टियाँ हैं वो अपन देख लेते हैं। पहले हो जाएगी पर्वतीय मिट्टी हो जाएगी। पर्वत मिट्टी वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादातर पर्वत है ना, वहीं पे ये मिट्टियाँ पाई जाती है। दूसरी हो जाती है जलोढ़ मिट्टी हो जाती है। जलोढ़ मिट्टी वही जो नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाती है ना, उसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तीसरी हो जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी वही जो अगर ज्वालामुखी से पैदा होती है ना, उसे कहते हैं काली मिट्टी कहते हैं। और तीसरी मिट्टी हो जाएगी लाल मिट्टी, जो वेरी ही इंपॉर्टेंट मिट्टी है। चौथी हो जाएगी लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट वही जिससे ऊपर ईंटों का निर्माण होता है, वही मिट्टी होती है लेटेराइट मिट्टी। छठी हो जाती है पीट या दलदली भूमि वाली मिट्टी। सातवीं हो जाती है लवणी मिट्टी या क्षारीय मिट्टी हो जाती है। और आखिर में हो जाती है मरुस्थलीय मिट्टी हो जाती है। ये कुल अगर 8 प्रकार की मिट्टियाँ भारत देश में पाई जाती है, जो आपने अगर सारा कुछ देख लिया। अब अपन ये जान लेते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर 4 सबसे बड़ी मिट्टियाँ कौन सी है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और पहले हो जाती है जलोढ़ मिट्टी हो जाती है। जलोढ़ वही जो नदियों के द्वारा लाया जाता है मैदानी भाग में, और ये कितनी होती है 43% होती है। ध्यान रखना 43% होती है। और यदि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए, जलोढ़ मिट्टी होना चाहिए। और दूसरा हो जाता है क्षेत्रफल के आधार पर लाल मिट्टी हो जाती है, जो अपने 18% होती है। और तीसरी हो जाती है काली मिट्टी हो जाती है, जो अपने मात्र 15% होती है। और चौथी हो जाती है लेटेराइट मिट्टी होती है, जो 3.7% होती है। और इसके अलावा जो 4 रह गई मिट्टियाँ, जो कभी कभार 1%, 2% या 0.111% भी होती है, वो आपसे नहीं पूछा जाता। ये केवल 4 ही प्रकार से आपसे पूछा जाता है। आप क्रम जरूर से जरूर ध्यान रख देना। अब देखते हैं भारत में तो मिट्टियाँ तो आपने सारा कुछ देख लिया। अब इसमें कमियां भी देख लेते हैं, उसमें क्या क्या पोषण तत्वों की कमी होती है वो तो अपन जान लेते हैं ना। अभी मुख्यतः 3 प्रकार के तत्वों की कमी होती है, वो पहले अपन जान लेते हैं। और ये कमी शब्द है ना, यही आपसे ऊपर पूछा जाता है। और वो कौन से तत्व है वो अपन देख लेते हैं। पहला हो जाएगा ह्यूमस तत्व की कमी हो जाएगी। दूसरी हो जाएगी नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। और तीसरी हो जाएगी फॉस्फोरस की कमी हो जाएगी। ये मुख्य 3 प्रकार के तत्व की कमी होती है भारत की मिट्टियों में। और ये किसके आधार पर अपन बोल रहे हैं, विश्व के आधार पर बोल रहे हैं, क्योंकि ये विश्व में इस प्रकार की कमी नहीं होती
और अपने सिर्फ भारत देश में कमी होती है। इस कारण ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आप है ना आराम से रट देना। कैसे भी करना आपको याद रखना है या रट देना, कुछ भी करना आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है ना। ये रही आपके सामने मिट्टियाँ रही जो 8 प्रकार की पड़ी है। अब अपन एक एक करके है ना सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा, यानी कि मैं एक एक मिट्टी का पोस्टमार्टम कर दूंगा और आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो या हमारी आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर भी सकते हो। सबसे पहले अपन देख लेते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में देख लेते हैं। आप ये देख रहे हो ये वाला क्षेत्र सारा का सारा अपने जलोढ़ मिट्टी का ही क्षेत्र है जो बड़ा ही उपजाऊ हो जाता है। अब देखते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ है। ये हुआ है नदियों के द्वारा हुआ है। नदी जब भी आती है ना अपने साथ में क्या लाती है, कचरा, रेत, कंकड़ वगैरह लाती है ना, उसी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और वहीं से अगर इसका विस्तार होने लगता है जो इतनी उपयोगी होती है, इतनी उपयोगी होती है। आप अगर एक बोरी अंदर डाल दो ना तो 1000 बोरी बाहर निकल जाती है, इतनी उपयोगी होती है। यानी कि इतनी इसमें शक्ति होती है जलोढ़ मिट्टी की, इस कारण ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी हो जाती है। आज अपन इसके बारे में सब कुछ वगैरह जान लेते हैं। पहले देखते हैं इसका उपनाम, और पहला इसका उपनाम हो जाएगा कोप मिट्टी हो जाएगा या कछारी मिट्टी हो जाएगा। और ये कछारी शब्द है ना ये वेरी ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपसे इस प्रकार से पूछा जाए कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी हो जाएगी, यदि ऑप्शन में यदि जलोढ़ मिट्टी नहीं दिया गया होगा तब आपको ऑप्शन में दिया गया होगा कछारी मिट्टी, तब आपको क्या करना है, आंसर कछारी मिट्टी करना है। ये वेरी ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब देखते हैं इसका क्षेत्र। इसका क्षेत्र कहाँ से लगा के कहाँ तक फैला गया है। सबसे पहले देखते हैं उत्तर भारत का मैदान, और उत्तर भारत का मैदान कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ये मैं मिटा देता हूं। और ये वाला क्षेत्र हो जाएगा ये कहाँ गया, हाँ ये रहा। ये वाला क्षेत्र हो जाएगा उत्तर भारत का मैदान हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा सतल के मैदान से लगा के ब्रह्मपुत्र के मैदान तक इसका विस्तार मिलता है। यहाँ पे हो जाएगा सतल नदी का विस्तार हो जाएगा। और यहाँ से अपने ब्रह्मपुत्र नदी आ जाती है, यहाँ से यूं आ जाती है जो अपने यहाँ तक इसका विस्तार मिलता है। जो यहाँ से लगा के यहाँ तक सारा कुछ अपने अगर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार मिल जाता है, जो सीधे अगर नदियों के द्वारा अगर लाई की मिट्टी के द्वारा हो जाता है। अब देखते हैं दक्षिण में हो जाएगा ये वाला भाग हो जाएगा पूरे तट का मैदान हो जाएगा, जो वेरी ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हो जाएगी नदी, महानदी हो जाएगी, गोदावरी नदी हो जाएगी, कृष्णा नदी हो जाएगी या कावेरी नदी हो जाएगी, जो अगर सारों के सारे अपने डेल्टा का निर्माण करती है। अब ये आप सोच रहे होंगे ये डेल्टा क्या शब्द है। डेल्टा मैंने आपको पहले भी करवाया है। आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट में, आपका टॉपिक देखना है भारत के पश्चिमी व पूर्वी तट का मैदान, उसमें मैंने आपको संपूर्ण रूप से मैंने आपको बताया। अब देखते हैं डेल्टा की तरफ। यहाँ पे अगर सारी अगर नदियाँ को डेल्टा का निर्माण करती है, जिससे अगर सारे अगर जलोढ़ मिट्टी का विकास होने लगता है। और ये हो गया सारा का सारा क्षेत्र हो गया जलोढ़ मिट्टी का हो गया, जो वेरी ही इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से याद होने भी चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ गुजरात में नदी चलती है, यहाँ से चलती है अपने नर्मदा नदी चलती है, और राजस्थान से आ जाती है अपने साबरमती नदी आ जाती है, जो अपने गुजरात को भी उपजाऊ भाग कर देती हैं। ठीक है ना। यदि आपको नदी वाला भी पार्ट देखना है वो भी मैंने आपको सब कुछ करवाया भी है। आप एक बार जाओ तो सही, हमारे चैनल में मैंने आपको सब कुछ करवाया है, एक बार देखो तो सही। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने आगे। नदियों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से लगा के मैदानी क्षेत्र में बिछाई जाती है। क्या बिछाई जाती है, मिट्टी बिछाई जाती है, जिसका नाम हो जाता है जलोढ़ मिट्टी हो जाता है। आप सभी लोगों को पता है। और नदियों का हमेशा उद्गम हो जाता है पहाड़ से हो जाता है, और ये पहाड़ से होती हुई फिर ये मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। उसके साथ में क्या लाती है, जलोढ़ मिट्टी ला जाती है। इसी प्रकार इसका विस्तार हो जाता है, उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। ये हो गया इनका क्षेत्र हो गया, और ये हो गया इसका नाम हो गया। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखते हैं इसकी विशेषता। सबसे पहले देखते हैं इसके प्रकार, यानी जलोढ़ मिट्टी के 2 ही प्रकार होते हैं, एक तो खादर मिट्टी और एक बांगर मिट्टी होते हैं। अब ये आखिर में ये क्या है, खादर और बांगर शब्द ही बड़े विचित्र है। अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं खादर के बारे में। खादर का मतलब होता है एकदम न्यू, एकदम फ्रेश,
जब आप कोई नई कोई ड्रेस लाते हो ना, जब कैसी होती, एकदम चमचमाई हुई, वैसी होती खादर मिट्टी होती है, जो अपने नदियों के द्वारा प्योर अगर मिट्टी लाई जाती है, जो एकदम नई और फ्रेश होती है, उसे कहते हैं खादर मिट्टी कहते हैं। और बांगर का मतलब होता है बेकार, यानी कि बिल्कुल रद्दी माल। जैसे अगर आप कोई नई ड्रेस लाए, उसके बाद में जस्ट वो पुरानी हो जाती है ना, जब आप अगर नहीं पहनते ना, उसे कहते हैं खादर कहते हैं, यानी कि वो सबसे बेकार हो जाएगी। जब नदी मिट्टी लाती ना और कुछ समय के बाद में वो पुरानी हो जाती है, उसे कहते हैं खादर मिट्टी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। खादर का मतलब हो जाएगा एकदम न्यू, बांगर का मतलब हो जाएगा एकदम पुरानी, यानी बकवास। ठीक है ना। अब देखते हैं इसकी कुछ विशेषता देख लेते हैं। और ये रहा अपने खादर प्रदेश, और ये रहा अपने बांगर प्रदेश रहा, और यहीं से तो अपनी नदी आती है, ये आ रही एकदम सन्नाटेदार करती हुई, गोल गोल घूमती हुई यूं करके आ जाती है। ठीक है ना। अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं खादर के बारे में, यानी न्यू के बारे में। और ये रहा अपने खादर क्षेत्र रह गया। नदियों के पास में बाढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। इसे नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाता है। अंततः इसे कहते हैं न्यू जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, और ये अधिक उपजाऊ हो जाती है। अब यहाँ पे लिखा गया प्रतिवर्ष हमेशा अगर बाढ़ आ जाती है, वहां से जो भी मिट्टी लाते हैं ना, उसे कहते हैं खादर मिट्टी कहते हैं, जो एकदम न्यू और फ्रेश मिट्टी हो जाती है, जो बड़ी ही उपजाऊ मिट्टी हो जाती है। ठीक है ना। अब देखते हैं बांगर मिट्टी, यानी एकदम बकवास मिट्टी हो जाएगी। और ये कौन सी होगी, जो अपने पुरानी मिट्टी हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही कहते हैं, जो अपने नवीनीकरण नहीं होता। यदि वो नवीनीकरण हो जाता तब क्या हो जाता, खादर हो जाता। यदि वो नवीनीकरण नहीं हो जाता तो वो बकवास हो जाता, यानी कि बांगर हो जाता। ठीक है ना। अब देखते हैं इसकी कुछ और भी विशेषता देख लेते हैं। अब देखते हैं जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सभी मृदाओं से सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। आप एक बोरी अंदर डालो ना, तब अगर 1000 बोरी निकल जाती हैं। आपने कभी गौर किया है ना, जहाँ पे अगर ज़्यादातर उपजाऊ मिट्टी होगी, वहीं पे सर्वाधिक जनसंख्या होगी। यदि अगर अपन देखा जाए, जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है वहाँ पे अगर सर्वाधिक जनसंख्या है, जहाँ पे रेगिस्तान है वहाँ पे कम अगर जनसंख्या है, जैसे हो गया राजस्थान हो गया। ऐसे अगर आप अगर इमेजिन कर भी सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट बागर क्षेत्र आपको पता है, जैसे अगर एक ये वाल पत्र हो गए अपने बागर वाली पत्र हो गई, और इसके ऊपर आ जाती है अपने न्यू आ जाती खादर वाली परत आ जाती, फिर उसके ऊपर आ जाती है न्यू आ जाती है अपने खादर वाली परत आ जाती है, और इसके बाद दोबारा आ जाती खादर वाली परत आ जाती। जो ये पुराने वाले हैं ना दो, ये हो जाती है अपने खादर वाला क्षेत्र हो जाता है। और इसके नीचे पाया जाता है अपने चूना पत्र पाया जाता है, जो बड़ा ही उपयोगी होता है, और ये नीचे उगर इनके दबा हुआ होता है। यही आपसे कह रहा है। और इस मृदा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये आपको अच्छी तरह से 3 तत्व याद होने भी चाहिए। और यहाँ पे ये हो गई कमी हो गई। अब देखते हैं यहाँ पे पूर्ति किसकी होती है, यानी किसकी सर्वाधिक अधिकता पाई जाती है। यहाँ पे पाई जाती है चूना पत्थर की, और पोटेशियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि भारत की ऐसी कौन सी मिट्टी है जिनके नीचे वो चूना पत्थर पाया जाता है, तब आपको आंसर क्या देना है, कछारी मिट्टी देना है, या आपने जलोढ़ मिट्टी देना है। ये हो गया आपका जलोढ़ मिट्टी पूरी तरह से कवर हो गया। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि डाउट है तब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिख लेना। यार कुछ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिख लेना, जिससे मेरा मोटिवेशन तो बढ़े। आप यार कमेंट बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखते हो, सीधा देख के चले जाते हो, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। आप कमेंट बॉक्स में लिखो यार, मेरा भी कुछ मोटिवेशन मिल जाए, जब मैं आपको अच्छा सा कंटेंट भी ला के दे दूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट मिट्टी के बारे में। अब देखते हैं लाल मृदा के बारे में देख लेते हैं। और ये रही अपने लाल मृदा, एकदम लालिमा रहेगी। और इमेज में आप देख सकते हो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला सारा का सारा अपने लाल मिट्टी का ही क्षेत्र है। और ये अपने हो गया आसाम वाला भाग हो गया, ये अपने लाल मृदा पाई जाती हैं। अब अपन इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी मृदा है। और पहले कौन सी थी आपको याद है ना,
पहले हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, जो अपनी कितनी थी 43% थी, और ये हो जाएगी हमारे 18% हो जाएगी। और इनका रंग होता है लाल, इस कारण होता है क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, इसके कारण ये लाल रंग हो जाता है, जो वेरी ही इम्पोर्टेंट है। ये आपसे क्वेश्चन हजारों बार आपसे पूछा भी गया है। अब देखते हैं इसका क्षेत्र, यानी कि ये कौन से क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है, वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं दक्षिणी भारत पठारी प्रदेश का पूर्वी तट का मैदान में पाई जाती है। आप सभी को पता है दक्षिणी भारत की पठारी प्रदेश की पूर्वी तट के मैदान में पाई जाती है। और पूर्वी तट कौन सा वाला, ये वाला, यहाँ पे तो आ गया अपने ये वाला क्षेत्र अपने आ गया कछार मिट्टी वाला, और जैसे इसकी पीछे वाला क्षेत्र होता ना, वही कहते हैं लाल प्रदेश कहते हैं, यानी कि लाल मृदा वाला कहते हैं, जिसमें आ जाएगा तमिलनाडु आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, मध्य प्रदेश भी आ जाएगा और झारखंड भी आ जाएगा। ये अपने सारे के सारे अपने यहाँ पे लाल मृदा पाई जाती हैं। अब देखते पूर्वांचल भारत, पूर्वांचल भारत कौन सा हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये अपने हो जाएगा पूर्वांचल भारत हो जाएगा। यहाँ पे भी मिट्टी लाल पाई जाती है। यदि आपसे पूछा जाए सर्वाधिक मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, तब आपको आंसर क्या देना है, तमिलनाडु देना है, जो वेरी ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। और ये मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में कम बरसात वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे सब लिखा गया कम बरसात वाले क्षेत्र में। कम बरसात वाले क्षेत्र दो ही है, एक तो हो जाएगा रेगिस्तान हो जाएगा और एक हो जाएगा प्रायद्वीपीय हो जाएगा। प्रायद्वीपीय क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बरसात नहीं होती, कौन से भाग में नहीं होती, छाया विस्तृत प्रदेश है ना, वहाँ पे नहीं होती, वहाँ पे अपने कम बरसात होती है। और यहाँ पे रेगिस्तान में तो बिल्कुल नहीं होती। रेगिस्तान में मिट्टी हो जाती है अपने मरुस्थल मिट्टी हो जाती है, और जहाँ पे प्रायद्वीपीय में बरसात कम होती है ना, वहाँ पे हो जाती लाल मिट्टी हो जाती है। आप ऐसे भी याद रख भी सकते हो। और इसी के साथ ये अपनी लाल मृदा पूरी तरह से कवर हो गई। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि आपको डाउट है तब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिख लेना। अब देखते हैं काली मृदा के बारे में देख लेते हैं। ये रही अपनी लाल मृदा। लाल मृदा कैसे बनती है वो तो पहले जान लेते हैं ना। ये अपने ज्वालामुखी है, इनसे और ये लावा निकल रहा है, बिल्कुल गर्म है। जब ये गर्म होता है तब ये लाल रंग इसका हो जाता है, और जब ये ठंडा हो जाता है तब इसका रंग कैसा हो जाता है, बिल्कुल काला हो जाता है, बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। तब ये टुकड़ों में इस प्रकार से ये होता है। जब ये टुकड़ों में होता है तब ये कुछ समय के बाद में इस प्रकार से टूट के अगर इस चूरे के हिसाब से हो जाती है, तब यही काली मिट्टी बन जाती है, जहाँ से उगर अपन की मिट्टी बन जाती है, जो अपन उगर एक ही करके सारा कुछ उगर पढ़ लेंगे। और आप ये इंडिया का मैप देख रहे हो, यहाँ पे ये वाला देख रहे हो, ये ही अपनी काली मिट्टी का क्षेत्र है, जो आपसे हर बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अपन इसकी एक एक करके सारी विशेषता पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका उपनाम। आखिर इसके क्या क्या उपनाम है वो पहले जान लेते हैं। और इसे कहते हैं कपासी मृदा कहते हैं। कपासी क्यों कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक कपास काली मिट्टी में ही होता है। और इसे कहते हैं रेंगुन मिट्टी भी कहते हैं। रेंगुन क्यों कहते हैं, क्योंकि रेंगती हुई चलती है, जैसे लावा है ना, यहाँ से और आता है, इसी कारण इसे कहते हैं रेंगुन मिट्टी कहते हैं। और लावा क्यों कहते हैं वो आप सभी को पता है। इसके मुख्यतः 3 ही उपनाम है जो आपसे पूछे जाते हैं। अब देखते हैं इसका क्षेत्र। यहाँ का कौन सा क्षेत्र है जो आपके लिए वेरी ही इम्पोर्टेंट है। और ये मुख्यतः है उत्तरी कर्नाटक हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा और गुजरात हो जाएगा। ये वाला क्षेत्र आप इमेज में भी देख सकते हो। ये आपके लिए वेरी ही इम्पोर्टेंट है। और यह मृदा लावा के चट्टानों के टूटकर बनने से बनती है, ये मैंने आपको बता दिया है। और ये दक्कन के पठार और मालवा के पठार में ये मुख्यतः पाई जाती है। आप सभी को पता है कि ये मालवा का पठार और दक्कन का पठार कहाँ पे है। यदि आपको पता है तब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिख लेना। यदि आपको नहीं पता है ना, तब मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया, आप वो भी वाला देख सकते हो। अब देखते हैं आगे। और ये सर्वाधिक ज़्यादा अपने महाराष्ट्र में
पाई जाती है। ये आप पॉइंट ध्यान रखना। सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती काली मिट्टी? महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है ना। अब देखते हैं इसकी विशेषता, यानी कि इस काली मिट्टी की क्या क्या विशेषता है वो अपन देख लेते हैं। और ये मिट्टी जल धारण करने की अधिक क्षमता होती है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाले में, इसमें आप भले कितना भी पानी डाल दो ये सीधा ही अंदर ही चला जाएगा। यहाँ पे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दलदल कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये इनकी बड़ी विशेषता होती है काली मिट्टी की, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी के साथ ये आपकी काली मिट्टी पूरी तरह से कवर हो गई है। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट मिट्टी, जो वेरी ही इम्पोर्टेंट मिट्टी है, और ये हो जाएगा लेटेराइट मृदा हो जाएगा। आप ये इमेज में देख सकते हो, ये बिल्कुल लाल रंग की तरह होती है, लेकिन ये लाल नहीं होती। ये लाल मृदा से बिल्कुल अलग होती है। वो अपनी विशेषताओं के कारण ये अलग होती है। इस कारण ये लेटेराइट मिट्टी बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। और ये आप देख रहे हो नीचे, यही तो ईंट है, और ईंट अपने किससे बनती है? लेटेराइट मिट्टी से बनती है। अब देखते हैं इसका क्षेत्र। आप ये व्हाइट वाला देख रहे हो बॉक्स, यही तो अपने लेटेराइट मिट्टी का मिलता है। ये वाला क्षेत्र हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ये वाले छोटे छोटे टुकड़े हो गए। ये अपने लेटेराइट मिट्टी के क्षेत्र हो जाएंगे। अब देखते हैं इसकी विशेषता, और सबसे पहले देखते हैं इसका निर्माण आखिर हुआ कैसे है, लाल मृदा से ये अलग कैसे हुई है, उसके बारे में देख लेते हैं। और इसका निर्माण मुख्यतः दो प्रकार से हुआ है। पहला हुआ है जहाँ पे 200 मीटर से अधिक बरसात होती ना, वहीं पे ये पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। और जहाँ पे अधिक गर्मी होती ना, वहाँ पे हमने लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेकिन आप ध्यान रखना, राजस्थान में ऐसा नहीं होता। राजस्थान में केवल थार का मरुस्थल है, वहाँ पे लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती। अब देखते हैं इसका क्षेत्र, ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। और ये मुख्यतः 3 जगहों पे पाई जाती है। पहला हो जाएगा पश्चिमी तट हो जाएगा, जो ये रहा पश्चिमी तट, सफ़ेद वाला देख रहे हो, यही अपने हो जाएगा पश्चिमी तट हो जाएगा। फिर हो जाएगा उड़ीसा का तट हो जाएगा, और ये रहा अपने उड़ीसा का तट रह गया। और फिर उसके बाद में हो जाएगा शिमला पठार हो जाएगा। और शिमला पठार कहाँ पे? ये रहा शिमला पठार। यहाँ पे 3 जगहों पे ये मुख्यतः पाई जाती है, और कुछ कुछ अलग अलग जगहों में पाई जाती है, वो भी अपन देख लेते हैं। और असम राज्य में मेकीरेजा पहाड़ी में भी पाई जाती है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक केरल में पाई जाती है। यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? केरल होना चाहिए। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र में पाई जाती है, और कुछ भाग में तमिलनाडु में पाई जाती है, जो वेरी ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। कहाँ पे पाई जाए? तमिलनाडु में पाई जाती है। अगर आपसे पहाड़ी पूछी जाए तो शिवालिक पहाड़ी में पाई जाती है, वो भी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। अब देखते हैं इसकी विशेषता, और ये वाला हो गया अपना पोर्शन हो गया सारे के सारे क्षेत्रफल के आधार पर, यानी कि कहाँ पे इसका विस्तार मिलता है, जो वेरी ही इम्पोर्टेंट है। और अब देखते हैं इसकी विशेषता, और इसके क्वेश्चन ज़्यादातर विशेषता के माध्यम से आपसे पूछे जाते हैं। और पहले इसकी विशेषता हो जाएगी कि इस मिट्टी से ईंटों का निर्माण किया जाता है। ध्यान रखना, किसका निर्माण किया जाता है? ईंट का निर्माण किया जाता है। जब आप अगर घरों को बनाते हो, बिल्कुल लाल ईंट होती ना, वही अपने लेटेराइट मिट्टी से बनाई जाती है, जो आप ये इमेज में देख सकते हो। किससे बनाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी से बनाई जाती हैं। और इस मिट्टी में कुछ तत्वों की कमी भी होती है, वो भी अपन देख लेते हैं। पहला हो जाएगा ह्यूमस हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा फॉस्फोरस हो जाएगा, और आखिर में हो जाएगा पोटाश में हो जाएगा। और ये पोटाश वेरी ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ज़्यादातर कमी इसी की होती है, क्योंकि इसके कारण अगर कोई खाद्य वस्तु का उपयोग नहीं किया जा सकता है, और ये वेरी ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये होगी सारी की सारी कमी होगी। अब इसमें पूर्ति किसकी होती है वो भी अपन देख लेते हैं। और इसमें पूर्ति होती है आयरन की होती है, और एल्यूमिनियम की पूर्ति होती है, जो सर्वाधिक होती है। और इसके साथ साथ में इसका रंग लाल होता है ना, वो होता है जो आयरन ऑक्साइड के कारण हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक आपको डाउट नहीं रहना चाहिए।
अब अपन इसकी और भी विशेषता देख लेते हैं। ये अपने खाद्य के लिए उपयोग नहीं होती है। खाद्य वस्तु अब जो भी होती है ना, ज्वार होती है, गेहूं होता है, चावल होते हैं, उसके लिए ये उपयोग नहीं होती। यहाँ पे ये वाली चीज़ें नहीं होती। तब क्या होती है? तब होती है अपने चाय होती है, कॉफ़ी होती है, मसाले होते हैं, काजू होते हैं, सिलिकॉन होते हैं। ये अपने सारे के सारे अपने लेटराइट मिट्टी में पाए जाते हैं और ये इनके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाय कॉफ़ी के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है, तब आपको आंसर क्या देना है? लेटराइट मिट्टी उपयोगी है। और इसी के साथ ये लेटराइट मिट्टी पूरी तरह से आपके कवर हो गई है। और ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन विशेषताओं के माध्यम से पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको A to Z आपको बता दिया गया है। यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत दोस्तों पसंद आ रहे हैं ना, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आप क्या करते हो? वीडियो थोड़ा सा देखे हुए चले जाते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना ही किसी को शेयर करते हो। यार कम से कम शेयर तो कर दिया करो। इतना सा छोटा सा काम मेरा आप कर दिया करो, जिससे मेरा मोटिवेशन भी होगा और जिससे अगर इस चैनल का ग्रो भी हो जाएगा। और एक छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा कमेंट ज़रूर से ज़रूर कर देना, जिससे मेरा मोटिवेशन और भी ज़्यादा अगर हो जाए। जब मेरा मोटिवेशन और भी ज़्यादा होगा तब मैं अच्छा सा कंटेंट लाऊंगा, जिससे अगर आपका भी फ़ायदा होगा और हमारा सबका भी फ़ायदा हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट मिट्टी की ओर चलते हैं। अब देखते हैं मरुस्थल मृदा देखते हैं। आप ये इमेज में देख सकते हो, यही अपनी मरुस्थल मृदा है। बिल्कुल सोने की तरह ये मिट्टी होती हैं और ये ज़्यादातर अपने भारत के पश्चिमी तट में पाई जाती है। ये अपने ज़्यादातर अपने पश्चिमी भाग में पाई जाती है। पश्चिमी तट तो ये वाला हो जाएगा और ये वाला है पश्चिमी भाग हो जाएगा, जो अपने राजस्थान, पंजाब, ये वाला गुजरात वाला भाग हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बारे में सब कुछ देख लेते हैं और इसमें से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आपके क्षेत्र के बारे में पूछे जाते हैं और अपन इसके बारे में सब कुछ देख लेते हैं। अब देखते हैं इसका विस्तार, और इसका विस्तार मिलता है पश्चिमी भाग में मिलता है। पश्चिमी भाग में कहाँ पे? शुष्क प्रदेश में मिलता है। और ये शुष्क प्रदेश कौन सा होता है? जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है, वहीं पे ये मिट्टी पाई जाती है और उसी को कहते हैं शुष्क क्षेत्र भी कहते हैं। और ये मुख्य रूप से अपने दक्षिणी पंजाब में, दक्षिणी हरियाणा में, राजस्थान में और राजस्थान के कच्छ के रण में पाई जाती हैं, जो वेरी ही इम्पोर्टेंट है। अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक हो गया? पंजाब में हो गया, हरियाणा में हो गया, गुजरात में हो गया और राजस्थान में हो गया। और राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है और ये खाद्य के लिए उपयोगी नहीं होती है। और यहाँ पे केवल बाजरा, ज्वार यानी कि मोटे अनाज की कृषि की जाती है और अगर सरसों की कृषि की जाती है। यदि आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि मोटे अनाज के लिए सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी कौन सी हो जाएगी, तब आपको आंसर देना है मरुस्थल मिट्टी हो जाएगी, जो वेरी ही इम्पोर्टेंट हो जाएगी। आपसे ज़्यादातर इससे क्षेत्र के आधार पर पूछा जाता है या अपने फसलों के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा नहीं पूछा जाता है। और ये हो गई आपकी मृदा पूरी तरह से कवर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट मृदा की ओर, जिसका नाम हो जाएगा पर्वतीय मृदा हो जाएगी। और पर्वतीय किसे कहते हैं? जो अगर परतों में जो मृदा होती है उसे अपन कहते हैं पर्वतीय मृदा कहते हैं। और ये इस प्रकार से ये होती है। और कहाँ पे होती है? ये रही, ये देख रहे हैं, ये ऊपर वाली, ये हिमालय वाली हो गई और ये वाली हो गई, ये अपनी पर्वतीय वाली मृदा हो जाती है। और ये अपने हो जाता है पर्वत हो जाता है, जिसका नाम है कैलाश पर्वत हो जाता है। ठीक है, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। अब अपन इसके बारे में सब कुछ वगैरह देख लेते हैं। और ये हिमालय के साथ साथ में पाई जाती है। आप देख भी सकते हो, यहाँ से लगा के ये हिमालय का क्षेत्र है ना, यहाँ के इनके साथ साथ में पाई जाती है। और ये मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश होगा, यहाँ पे क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती हैं। और इसमें अगर मुख्य रूप से ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है, जो वेरी ही इम्पोर्टेंट। बाकी सभी में इनकी तत्व की कमी पाई जाती है, लेकिन इसमें अगर ये अधिकता पाई जाती है, इस कारण ये क्वेश्चन आपका वेरी ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। और इसकी अधिकता के कारण अम्लीय गुण आ जाता है, और जिसके कारण यहाँ पे सेब हो गया, वनस्पति हो गया और चाय की खेती
की जाती है। और ये कहाँ पे की जाती है? अपने परतों की ढाल में की जाती हैं। और ये सारा कुछ अपने अगर अम्लीय के कारण होता है। अम्लीय की अधिकता किसके कारण होती है? अपने ह्यूमन्स के कारण होती है, जो वेरी ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और ये मृदा पूर्णतः विकसित नहीं होती है, इस कारण ये क्वेश्चन भी आपका बन जाता है। ठीक है ना। और इसके साथ में आपका पर्वतीय मृदा पूरी तरह से कवर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट मृदा। अब देखते हैं पेट या दलदली मृदा देखते हैं। और ये वाला क्षेत्र हो जाएगा बिल्कुल दलदल वाला हो जाएगा। और ये पानी भी पड़ा है, वनस्पति पड़ी है और यहाँ पे मिट्टी भी पड़ी है, इससे ये दलदली भाग हो जाता है। अब अपन इसके बारे में सब कुछ देख लेते हैं। और ये मुख्य रूप से केरल व तमिलनाडु के क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? जहाँ पे जल इकट्ठा होता है वहीं पे ये दलदली भाग का निर्माण हो जाता है। और इस मिट्टी में गीली मिट्टी के ऊपर वनस्पति सड़ने से इनका मृदा का निर्माण हो जाता है। आप ये देख सकते हो, ये अपने हो जाए वनस्पति हो जाए, यहाँ पे ये सड़ जाती है, तभी ये अपने मृदा का निर्माण हो जाता है। और इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। जो अगर सारी मिट्टियों में सर्वाधिक ह्यूमस की मात्रा इसमें ही पाई जाती है। और उसके बाद में अपने पर्वतीय मृदा में पाई जाती हैं। और ये दलदली मिट्टी में सबसे अधिक ह्यूमस पाया जाता है। और ये सुंदरबन डेल्टा में अधिक पाया जाता है। आप सभी को पता है सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे होता है? ये अपने ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के संगम स्थल पर हो जाता है, जो अपने कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। वहाँ पे अगर ये दलदली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती हैं, इस प्रकार से पाई जाती हैं। ठीक है ना। और ये दलदली भूमि ज्वार वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अब ये सर ये ज्वार क्या होता है? जब मैं आपको विश्व का भूगोल कराऊंगा उस समय मैं आपको ज्वार और बाटा के बारे में सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। ये हो गई आपकी पीट या दलदली मृदा हो गई। और ये आपका पूरी तरह से कवर है, इससे अगर आपका किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देखते हैं आखिर में जो अपने 8वें नंबर की हो जाएगी लवणीय व क्षारीय मृदा हो जाएगी। अब इनकी क्या क्या विशेषता है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये वाली है ना, ये मृदा हो जाएगा अपने लवणीय व क्षारीय मृदा हो जाएगी। इस प्रकार से ये हो जाती है। अब अपन इसकी विशेषता देख लेते हैं। और ये मृदा अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में पाई जाती है। जहाँ पे अधिक सिंचाई होती है वहीं पे ये मृदा पाई जाती है। और ये अधिकांश अपने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में पाई जाती है। अब देखते हैं इसके उपनाम। और इसका उपनाम हो जाएगा रेन व कलन के नाम से जानी जाती है, जो वेरी ही इम्पोर्टेंट है। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी मृदा का नाम रेन व कलन कहते हैं, तब आपको देना आंसर लवणीय व क्षारीय मिट्टी को कहते हैं। और इस मिट्टी में लवण प्रतिरोधक फसलें ही उगाई जाती है, जैसे हो जाएगी बरसीम हो जाएगा, धान हो जाएगा और गन्ना हो जाएगा। ये सर्वाधिक अपने लवण मिट्टी में पाई जाती हैं। और इसी के साथ मैंने आपको भारत की मिट्टियाँ है ना 8 प्रकार की, वो मैंने आपको A to Z आपको अच्छी तरह से बता दिया गया है। इससे अगर आपका किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और मैं आपको 100 क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, जिससे अगर आपका पूरी तरह से डाउट भी कवर हो जाएगा। अब देखते हैं इसके अलावा आपसे किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है पीएच स्केल के बारे में देख लेते हैं। आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, जो मैं आपको A to Z आपको करा रहा हूँ। आपके लिए वेरी ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है। अब देखते हैं 0 से लगा के ये 7 तक है ना पीएच मान, और इसको कहते हैं अम्लीय कहते हैं। और 7 से लगा के ये 14 तक ये वाला हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। और ये 7 वाला खुद है ना ये हो जाएगा अपने उदासीन हो जाएगा। ये अपने पीएच मान का मूल्यांकन होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में जो मृदा है ना इसका पीएच मान कितना है, तब इसका आंसर होना चाहिए अपने 6 और 7 होना चाहिए, यानी इन बीच में ये मृदा का मान हो जाएगा। अब अपने भारत देश में तो 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। और कुछ मृदा वगैरह अम्लीय होती है और कहीं पे वगैरह क्षारीय भी होती है, अलग अलग प्रकार से होती है। लेकिन यहाँ पे दिया गया पीएच मान दिया गया 6 या 7 के बीच में होनी चाहिए। तब अपन क्या करेंगे? तब अपन ऐसा करेंगे जिस मृदा में अम्लीय की मात्रा सर्वाधिक है ना उसमें अपन वगैरह चूना पत्थर मिलाएंगे, जिससे वगैरह वो इनका मान बिल्कुल बराबर हो जाएगा और सर्वाधिक उपजाऊ बन भी सकती है।
और जिस अगर मर्दा में थायराइड की मात्रा अधिक होती है उसमें अपन बिलायंगी जिस्म का प्रयोग करेंगे, जिससे एक बार उनका मान इस तरह से बराबर आ जाए, जो अपने के लिए फसलों के लिए वेरी ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, यदि मर्दा में अम्ल की मात्रा सर्वाधिक है तब अपन किसका प्रयोग करेंगे? तब अपने चूना पत्थर का प्रयोग करेंगे। और इसी प्रकार से छारे से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी के साथ ये आपका भारत की मिट्टियाँ वाला टॉपिक पूरी तरह से कवर हो गया है। मैंने आपको सब कुछ आपको बता दिया गया और इसके अलावा आपका किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आपको मेरा मटेरियल और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है ना, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ 10 लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। अब रह गए अपने 100 क्वेश्चन रह गए, जो मैं आपको PDF के माध्यम से आपको दे दूंगा। ये वाला वीडियो बड़ा ही लंबा हो जाएगा, इस कारण मैं यहीं तक आपको करा रहा हूँ। आपको चाहिए 100 क्वेश्चन, तब आप PDF आराम से डाउनलोड कर भी सकते हो। ये वाला वीडियो लंबा हो जाएगा, इस कारण मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ। आप आराम से अगर PDF डाउनलोड कर भी सकते हो। उसमें अगर आपको ये 100 के 100 अगर क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से मिल भी जाएंगे और आप अपना खुद का भी मूल्यांकन आप कर भी सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।